हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 12 का जो चैप्टर नंबर 6 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो इसका हम अभ्यास कर रहे थे। तो अब तक हमने जो आगे वाले वीडियो में देखा कि फैराडे का प्रेरण का नियम देखा। उससे हमने विद्युत वाहक बल, उसको ईएमएफ भी बोलते हैं, प्रेरित ईएमएफ राशि का अभ्यास किया। आज हम जो हमारी बुक का जो टॉपिक नंबर 6.5 है, लेंस का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो सन 1834 में जर्मन भौतिकविद हेनरिक फ्रेडरिच लेंज ने एक नियम का निगमन किया, जिसे हम लेंज का नियम के नाम से जानते हैं। यह नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता, प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसको ईएमएफ भी बोलते हैं, और उसको ई से हम दर्शाते हैं। तो उसकी ध्रुवता यानी उसकी दिशा का स्पष्ट एवं संक्षिप्त रूप में हम वो नियम उसका वर्णन करता है। तो इस नियम का प्रकथन क्या है? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता, उसकी पोलैरिटी, उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस दिशा में धारा प्रवाह प्रवृत्त करे जो उसे उत्पन्न करने वाले कारक यानी चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन का विरोध करे। जो हमने फैराडे के नियम में क्या देखा था कि जब हम चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं तो उसमें क्या विद्युत धारा प्रेरित होती है, उसमें विद्युत धारा आई का प्रवाह होता चलता है। तो जब हम उसको पास ले जाते हैं तो उसमें क्या फ्लक्स होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो उसकी जो दिशा होती है, जो उसका चुंबकीय क्षेत्र, यह प्रवाह जो उसमें धारा बहेगी उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उस प्रवाह की जो दिशा होती है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन होता है। तो जो प्रवाह की दिशा है उसका वो विरोध करता है। तो जो विद्युत वाहक बल है उसकी दिशा कौन सी होगी? तो जो प्रवाह उसमें धारा उत्पन्न होगी, धारा का जो प्रवाह होगा उससे विपरीत होगी। ओके, तो ये नियम ये बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता यानी उसकी दिशा, उसकी पोलैरिटी किस प्रकार होती है? तो जो उसमें जो जिस दिशा में धारा प्रवाह प्रवृत्त करता है तो उसे उत्पन्न करने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र का जो परिवर्तन होता है उसका वो विरोध करता है। ओके, तो समीकरण जो हमने फैराडे के प्रेरण के नियम में जो समीकरण निकाला था, E = -d∅/dt। E क्या है? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित ईएमएफ, तो -d∅/dt। फाई क्या है? फाई भी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, और उसका d भी यानी कि उसका उसमें परिवर्तन होता है समय के साथ। तो उसमें जो ऋण चिन्ह है वो क्या बताता है, क्या निरूपित करता है? तो उसकी दिशा निरूपित करता है। इससे जो जो धारा बहेगी उससे उसका विरोध करता है। इसके कारण उसकी जो दिशा होती है वो उससे विरुद्ध दिशा होती है, इसलिए इसका माइनस चिन्ह, ऋण चिन्ह यहाँ बताया गया है। तो फैराडे के प्रयोग से हमें लेंस के नियम को हम समझ सकते हैं। ये जो हमने फैराडे के नियम जो देखा था आगे, उससे हम लेंस का नियम को यह समझ सकते हैं। ओके, तो दंड चुंबक का जब हम जो चुंबक हमने लिया था फैराडे के नियम में, तो उसमें उसका उत्तरी ध्रुव यानी एन बंद कुंडली की ओर ले जाते हैं हम। जब ये उत्तरी ध्रुव, ये जो कुंडली यहाँ पे हमने ली थी, यहाँ पे जो फैराडे के नियम में, तो उसका उत्तरी ध्रुव हम कुंडली के ओर ले जाते हैं तो क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है, चुंबकीय
क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उसमें चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है। तो इस प्रकार कुंडली में प्रेरित धारा ऐसी दिशा में उत्पन्न होती है जिससे कि फ्लक्स के बढ़ने का विरोध कर सके। जब उत्तरी ध्रुव कुंडली के पास आता है उस दरमियान उसमें जो प्रेरित धारा बहती है वो जो फ्लक्स बढ़ेगा उसका वो विरोध करेगा, जिससे कि फ्लक्स के बढ़ने का विरोध कर सके। यह तभी संभव है जब चुंबकीय और स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष कुंडली में धारा वामावर्तन दिशा में हो। जब यहाँ पे जो फ्लक्स है, जब जो प्रेक्षक जो यहाँ पे होगा वो सापेक्ष कुंडली के धारा वामावर्तन दिशा में होती है। तो जो यहाँ पे जब हम फ्लक्स बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। तो जो प्रेक्षक यहाँ पे होगा वो क्या देखेगा कि जब फ्लक्स एन जो उत्तरी ध्रुव है उसके पास जाएगा तो वामावर्तन दिशा में वो होगा, यानी कि ऐसी दिशा में धारा का प्रवाह होगा। ओके, तो इस धारा से संबंध चुंबकीय आवर्धुन की ध्रुवता भी उत्तरी होगी। जो चुंबकीय आवर्धुन भी होगा उसका वो भी इसी दिशा में होगा, जबकि इसकी ओर चुंबक का उत्तरी ध्रुव आ रहा है। उस दरमियान चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के पास आ रहा हो, तभी ये संभव हो सकता है। इस प्रकार जब कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स घटेगा तो चुंबकीय फ्लक्स कब किस घटना में घटेगा? जब एन पार्ट जो कुंडली से दूर जाएगा। आगे वाले में क्या किया हमने कि एन पार्ट को हमने कुंडली के और बढ़ाया, और इस पार्ट में क्या किया कि एन पार्ट को कुंडली से दूर हमने किया। तो इसके कारण चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? घटेगा। तो इस घटना का विरोध करने के लिए कुंडली में प्रेरित धारा दक्षिणावर्त दिशा में बढ़ती है। तो इस दरमियान जो धारा प्रेरित होगी, प्रवाह होगा धारा का, वो किस दिशा में होगा? उसके विपरीत दिशा में, यानी कि इसमें जो वामावर्तन दिशा में था आगे वाले में, तो उसमें दक्षिणी दिशा में होगा, उसके विपरीत दिशा में होगा। तथा इसका दक्षिणी ध्रुव दूर हटने से दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। इसके फलस्वरूप एक आकर्षण बल काम करेगा जो चुंबक की गति का इससे संबंध फ्लक्स के घटने का विरोध करेगा। तो जो यहाँ पे एन पार्ट ऐसे दूर जाएगा तो उसमें क्या होगा? ये चुंबक की गति तथा इसके संबंध फ्लक्स के घटने का विरोध करेगा। यानी कि जब यहाँ हम चुंबक को दूर कुंडली से करेंगे तो उस दरमियान फ्लक्स क्या होगा? कम होगा और प्रवाह उससे विपरीत दिशा में होगा। धारा का प्रवाह है वो विपरीत दिशा में होगा। ओके, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, जो ईएमएफ की जो दिशा है वो लेंस के नियम का उपयोग करके हम उसका ज्ञात की जाती है। तो चित्र 6.6a है, ये 6.6a है और ये b है। तो उन दोनों को ये प्रेरित धाराओं की दिशा को समझने के लिए एक सरल विधि सुझाता है। तो ध्यान दीजिए कि n तथा s द्वारा दर्शाई गई दिशाएं प्रेरित धारा की दिशाएं निरूपित करती है। यहाँ n और s जो दर्शाए गए हैं वो प्रेरित धारा की दिशाएं बताते हैं। तो प्रेरित धारा की दिशा चित्र 6.6a में दर्शाई गई दिशा के विपरीत है। यहाँ पे जो ये जो चित्र है उसमें जो प्रेरित धारा की दिशा है, यहाँ पे जो चित्र में जो दिशा दर्शाई है उससे विपरीत है। यहाँ प्रेरित धारा की दिशा कौन सी होगी? I होगी। ओके,
यहाँ पे उससे विपरीत होगी। तो उस दिशा में प्रेरित धारा के कारण दक्षिणी ध्रुव के पास आते हुए चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर होगा। यहाँ पे जो उत्तरी ध्रुव होगा, यहाँ पे जो दक्षिणी ध्रुव होगा वो उत्तरी ध्रुव के विरुद्ध होगा। ओके, तो उसमें जो प्रेरित धारा की दिशा कौन सी होगी, जो उत्तरी ध्रुव यहाँ से दूर ले जाएंगे, तो उस दरमियान जो दिशा होगी वो प्रेरित धारा की दिशा होगी। ओके, तो इससे कारण दंड चुंबक कुंडली की ओर लगातार बढ़ते हुए त्वरण से आकर्षित होगा। यहाँ पे जो धारा की दिशा ऐसी होगी और जो ईएमएफ की दिशा ऐसी होगी, तो उस दरमियान क्या होगा, चुंबक जब आकर्षित यहाँ पे प्रेरित धारा से आकर्षित होगा और उससे क्या त्वरण होगा। और ये हम यहाँ पे किसी भी कार्य करे बिना ही ये प्रेरित धारा उसमें उत्पन्न होगी। तो इससे कारण क्या होगा, ऊर्जा का निवेश होगा। इससे इसका वेग एवं गतिज ऊर्जा सतत रूप से बढ़ती जाएगी। यदि ऐसा हो सके तो उचित प्रबंध द्वारा एक शाश्वत गतिज मशीन का हम निर्माण कर सकते हैं, लेकिन यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करता है, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि बिना कार्य करे यहाँ पे ही जो ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये ऊर्जा का निर्माण कभी हो ही नहीं सकता। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करता है, इसलिए ये हो नहीं सकता। लेकिन जब चित्र 6.6a में, जो चित्र 6.6a है, तो उसमें दंड चुंबक प्रेरित विद्युत धारा के कारण एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। जब हम इसलिए चुंबक को गति देने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पे जो बल प्रतिकर्षण बल जो होता है, तो उससे कारण हमें चुंबक को यहाँ अपने हाथों से यहाँ पे गति करवानी होगी। इससे कारण हमारे ऊर्जा खर्च होती है और उससे कारण जो प्रेरित जो धारा बहती है उससे ऊर्जा जो उत्पन्न होगी और हम जो कार्य करते हैं उसके कारण जो ऊर्जा खर्च होगी, उन दोनों के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसका जूल ऊष्मायन के रूप में यहाँ पे क्षपित हो जाती है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे जो लेंज के नियम से हम जो प्रेरित धारा की जो दिशा होती है उससे विपरीत दिशा किसकी होती है, हमारे ईएमएफ की। ओके, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होती है उससे विपरीत। तो लेंज के नियम से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को जान सकते हैं। ओके, जब धारा की दिशा ऐसी होगी तो उस दरमियान प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ऐसे होगी। तो एन पार्ट को हम जब कुंडली के पास ले जाते हैं तो उस दरमियान धारा की दिशा ऐसी होती है। तो उस दरमियान जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी दिशा एन जैसी होगी। और जब हम एन पार्ट जो चुंबक को दूर ले जाते हैं कुंडली से, तो उस दरमियान धारा की दिशा ऐसी होती है। ओके, और जो ईएमएफ की दिशा ऐसे एस जैसी होगी। तो लेंज के नियम से हम विद्युत वाहक बल की दिशा दर्शा सकते हैं। ओके, इससे आगे हम देखेंगे गतिज विद्युत वाहक बल। ओके, तो उसका टॉपिक नंबर है 6.6। तो किसी एक समान काल स्वतंत्र चुंबकीय क्षेत्र में एक गतिमान रुजु चालक पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समय से स्वतंत्र है। ओके, समय के साथ वो बदलाता नहीं है और उसमें एक गतिमान रुजु चालक यहाँ पे जो दिया गया है PQ, उस पर हम ये नियम को देखते हैं। तो चित्र 6.10 में
एक आयताकार चालक PQRS दर्शाया गया है। यहाँ पे जो चित्र 6.10 है उसमें आयताकार आकार का एक चालक है PQRS, तो जिसमें चालक PQ स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। यहाँ पे जो PQ चालक है वो स्वतंत्र से आगे पीछे हो सकता है, वो अलग से है। और छड़ जो PQ है उसको स्थिर वेग v से बाई और चित्र में दर्शाए अनुसार चलाया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो PQ है छड़ PQ उसको बाई ओर से वेग v से चलाते हैं। तो मान लीजिए कि घर्षण के कारण किसी प्रकार का ऊर्जा का यह संरक्षण नहीं हो रहा है। यह जो PQ को हम v वेग से यहाँ से हम चलाते हैं तो उस दरमियान कोई किसी भी प्रकार का ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो PQRS एक बंद परिपथ बनता है। यह PQRS एक बंद परिपथ बनता है जिससे जो क्षेत्रफल PQ की गति के कारण परिवर्तित होता है। या PQ को हम ऐसे बाई ओर चलाते हैं तो उस दरमियान क्या होगा, जो PQRS का जो क्षेत्रफल होता है वो परिवर्तित होता है, उसमें परिवर्तन आता है, बदलाव होता है उसमें। तो इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में इस प्रकार रखा जाता है कि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब हो। यहाँ PQ को कैसे रखा गया है, तो ये B जितना चुंबकीय क्षेत्र है उससे अभिलंब दिशा में रखा गया है। यदि लंबाई RS की लंबाई कितनी है, RQ की लंबाई कितनी है, x जितनी, तथा RS की लंबाई कितनी है, L जितनी। तो लूप PQRS से जो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, जो phi B, तो वो कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र B RQ की लंबाई x और RS की लंबाई L, इन तीनों को जो गुणनफल होगा वो चुंबकीय फ्लक्स होगा यहाँ पे। ओके, x समय के साथ बदल रहा है। यहाँ पे जो x है RQ है उसको हम जो PQ जो छड़ है उसको यहाँ बाई और जब हम चलाते हैं उस दरमियान जो x है उसमें परिवर्तन होगा, उसका मान बदलेगा। तो फ्लक्स phi B के परिवर्तन की दर के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यहाँ जो PQ को हम चलाते हैं उसके कारण जो फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होगा और उसके परिवर्तन के दर के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पे उत्पन्न होता है। तो उसका मान कितना होगा, तो E = -d∅/dt। यहाँ जो फ्लक्स में जो परिवर्तन दर है वो समय के साथ बदलाता है। तो माइनस को बाहर निकालते हैं तो d/d∅ BLV, phi B कितना है, तो BLV तीनों का गुणनफल जितना, और B और L यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र B है और जो RS की लंबाई L है उन दोनों का मान चेंज नहीं हो रहा, इसलिए वो कांस्टेंट है, इसलिए उनको बाहर निकल दिया। और जो x है उसका मान चेंज हो रहा है, तो वो समय के साथ चेंज होता है। तो dx/dt क्या होगा, वो v होगा, वेग जितना होगा। यहाँ dx/dt = -v लिया गया है, क्यों, क्योंकि वो विपरीत दिशा में जो v की जो x है उसको x का मान घटाया जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे माइनस लिया है, जो कि चालक PQ की चाल है। प्रेरित विद्युत वाहक बल BLV को गतिज विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहाँ पे जो BLV मिला वो E के बराबर है, EMF के, तो उसका जो PQ छड़ है उसको हम गति करा के
उसको चेंज कर रहे हैं, तो उसके कारण ये प्रेरित विद्युत वाहक बल मिलता है। इसलिए यह BLV को हम गतिज विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करने की बजाय किसी चालक को गतिमान करके किसी परिपथ द्वारा ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चुंबकीय क्षेत्र को नहीं चेंज किया, क्या चेंज किया, तो चालक की गति चेंज की, उसका जो उसको चलाया आगे, तो उससे हमें यहाँ विद्युत वाहक बल मिलता है। ओके, उससे आगे जो हमें जो समीकरण मिला E = BLV, जो यहाँ पे आगे समीकरण 3 था। तो समीकरण 3 में दर्शाए गए गतिज विद्युत वाहक बल के व्यंजक को चालक PQ के स्वतंत्र आवेशों पर कार्य करने वाले लॉरेंज बल की सहायता से भी समझाना संभव है। यहाँ पे जो PQ चालक है उस पे जो आवेश होंगे, यहाँ पे Q जितने आवेश होंगे उसको भी कार्य करके हम लॉरेंज बल से भी ये हम जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको समझ सकते हैं। तो चालक PQ में कोई यादृच्छिक आवेश Q पर विचार करते हैं हम, तो छड़ चाल V से गति करती है, तो आवेश B चुंबकीय क्षेत्र B में चाल V से गति करेगा, जो आवेश होगा वो भी यहाँ पे गति करेगा। तो इस आवेश पर लॉरेंज बल का परिमाण QVB होगा और तथा इसकी दिशा Q के अनुदिश होगी। जो Q है जो जहाँ पे आगे गति करेगा, बाई ओर गति करेगा, तो उसकी दिशा बाई ओर होगी, दाई ओर गति करेगा तो उसकी दिशा दाई ओर होगी। तो अनुदिश होगा। प्रत्येक आवेश परिमाण तथा दिशा में छड़ PQ में उसकी स्थिति के निरपेक्ष समान बल का अनुभव करेगा। जो PQ पे जो जितना बल लगेगा उसकी क्षितिज और उस पे जितना बल लगेगा उसका उतना ही बल जो आवेश Q है उस पर लगेगा। तो आवेश को P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य, जो आवेश Q है यहाँ पे उसको P से Q तक जो ले जाना है, तो उस दरमियान कितना कार्य होगा, तो W = QBLV जितना। ओके, Q क्या है, तो जो आवेश है, B क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र, L है वो S से R की लंबाई है, और V क्या है, तो यहाँ पे वेग है। तो प्रति इकाई आवेश पर जो किया गया कार्य क्या है, तो वो ही विद्युत वाहक बल बनता है। ओके, तो जो विद्युत वाहक बल E यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF भी बोलते हैं हम। तो E कितना होगा, जो कार्य करते हैं उसको हम जो आवेश है प्रति इकाई से हम उसका करेंगे तो वो कितना मिलेगा, BLV जितना। तो यह समीकरण जो छड़ PQ के सिरों के बीच का प्रेरण द्वारा उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल का मान बताती है। तथा जो समीकरण आगे का समीकरण क्या हमें मिला, समीकरण 3 E = BLV जितना, तो ये भी इतना ही मिला। ओके, लॉरेंज बल से भी, तो समीकरण 3 से ये तुल्य है, उसके समान है। तो जब चालक स्थिर हो और चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन हो रहा हो तो उसमें EMF कैसे प्रेरित होता है, तो वो फेराडे के अनेक प्रयोग द्वारा हम पुष्ट कर सकते हैं। तो स्थिर चालक के लिए इसके आवेशों पर लगने वाला बल कितना होगा, जब चालक स्थिर होगा उस दरमियान कितना बल लगेगा, तो F = जो आवेश Q, E क्या है विद्युत क्षेत्र, प्लस V उसका वेग, और B क्या है चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन यहाँ पे V क्या है 0, क्योंकि आवेश यहाँ पे स्थिर है। आवेश क्या है, स्थिर है। तो स्थिर जब होता है तो उस दरमियान उसका वेग क्या होता है, 0। अतः आवेश पर लगने वाला कोई भी बल केवल विद्युत क्षेत्र E के कारण होता है। यहाँ ये दोनों 0 हो गए, इसलिए क्या होगा, F = Q ×
ई। तो ये जहाँ यहाँ पे जो बल कितना होगा, तो कि केवल विद्युत क्षेत्र के कारण ही होगा। इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा के अस्तित्व की व्याख्या करने के लिए हमें समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यहाँ पे जब हम प्रेरित विद्युत वाहक बल को अस्तित्व में लाते हैं तो उस दरमियान अकेला चुंबकीय क्षेत्र नहीं, लेकिन उसके साथ वो विद्युत क्षेत्र भी होता है। तो स्थिर विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलते चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र से भिन्न गुण रखते हैं। तो जब विद्युत क्षेत्र स्थिर विद्युत आवेशों होते हैं तो उस दरमियान जो विद्युत क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्रों से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उन दोनों के जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो गतिमान आवेश स्थिर चुंबक पर बल युग्म आरोपित करता है। जब आवेश गतिमान होता है उस दरमियान उस पर बल लगता है। तो वैसे ही जब चुंबक स्थिर गतिमान चुंबक होता है तो उस पर भी जो स्थिर आवेश है वो बल आरोपित कर सकता है। तो ये थी गतिज विद्युत वाहक बल जो है ईएमएफ। लेकिन यहाँ पे जो हमने छड़ लिया उसको गति करके जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसको हम गतिज विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ओके, थैंक यू।